हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ओके स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन या यूजेज क्या है। हमने आपको बताया था कि जो डिफरेंट आपकी फिजिकल फिनोमेना है, जो डिफरेंट आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको जब हम डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो उसे हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कहाँ कहाँ है, क्या क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, इसके 3 यूजेज हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने आपको ये बताया था, हमने ये डिस्कस किया था कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें उसकी वैल्यू गिवन हो और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके उसकी वैल्यू दूसरे सिस्टम में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल हमने आपको बताया था कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना हो तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग आया था। ये हम लोगों ने सॉल्व एग्जांपल किया था। उसमें हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b एंड t1 अपॉन t2 टू द पावर c। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था। और ये बात भी आपको बताया था कि ये इस बात पर बेस्ड है, फर्स्ट एप्लीकेशन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसको चाहे जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखो, चाहे एसआई में लिखो, चाहे एमकेएस में लिखो, चाहे सीजीएस में लिखो, उसका मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, यूनिट भी चेंज हो जाएगी, एसआई में अलग होगी, सीजीएस में अलग होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट को मल्टीप्लाई करने पर जो डायमेंशन आएगी वो डायमेंशन नहीं चेंज होगी। मीन्स जो मैग्नीट्यूड आएगा वो नहीं चेंज होगा। इस कॉन्सेप्ट पर ये एप्लीकेशन बेस्ड था। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया था कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, ये सॉल्व किया था। आपका होमवर्क ये है क्योंकि आप 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन होता है, ये आप सॉल्व करेंगे। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, उसको सीजीएस में निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इसको आप सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको सीजीएस में फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई सिस्टम में होती है, इसकी एफपीएस में क्या वैल्यू होगी ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके होमवर्क हैं जिनको आप अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज हम स्टूडेंट्स सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन में सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा बार बार जब वीडियो लेक्चर को सुनेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है एक बार आप उस वीडियो लेक्चर को सुने हो तो पूरी बात ना समझ में आई हो, क्योंकि मुझे भी एक बार में कोई बात पूरी नहीं समझ में आती 100%। बार बार जब उसको रिपीट करता हूँ तो वो चीज़ दिमाग में परमानेंट मेमोरी में फीड हो जाती है। वैसे स्टूडेंट्स, हम आपको समझाने की तो भरसक कोशिश करता हूँ, पूरा प्रयास अपना करता हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ आपके लिए ही ना, मेरा काम ही आपके करियर के लिए है। मैं तो चाहता हूं कि मैं आपके काम आ जाऊं, आपकी ज़िंदगी में मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाए, आप अच्छे बन जाओ अपनी सब्जेक्ट में, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है, आपके रिजल्ट में ही मेरा रिजल्ट है, आपके पास होने में ही मैं पास होता हूं, आपके खुश होने में ही मैं खुश होता हूं। आपको फिजिक्स आ जाए तभी मुझे फिजिक्स आ जाती है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ों को समझा ले जाऊँ, ठीक ना। अब मैं अपने प्रयास में, एफर्ट में कहाँ तक सफल होता
हूँ ये आपके सीखने पर डिपेंड है, आपके आउटपुट पर डिपेंड है, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है, और वो ज़रूर आप ऑनेस्टी करते होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आप सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट करते हैं, आप उस पर फीडबैक देते हैं, इसके लिए आप शुक्रिया, इसके लिए आप थैंक यू कि उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उसमें नयापन लाने के लिए, उसमें नया चेंज करने के लिए हमें मौका मिलता है। आइए हम लोग आज सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, सेकंड यूज की बात करते हैं। तो हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेज या एप्लीकेशन। तो आज हम सेकंड यूज की बात कर रहे हैं, इसको हम बी नंबर बोल रहे हैं, ए और बी। तो ये है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। कोई आपको, इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक फिजिकल रिलेशन दे दिया गया है, मान लो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक फिजिकल रिलेशन है। टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी एक फिजिकल रिलेशन है। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी एक फिजिकल रिलेशन है। एफ इक्वल टू एम एक फिजिकल रिलेशन है। तो कोई भी फिजिकल रिलेशन या फिजिकल इक्वेशन दे दिया गया हो और आपको ये चेक करना हो कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उसके लिए आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे, RHS की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे राइट हैंड साइड की। अगर बोथ साइड की डायमेंशन करेक्ट आ गई तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि अगर डायमेंशनली करेक्ट हो तो वो फिजिकली भी करेक्ट हो, दोनों में डिफरेंस मैं बता दूं। जैसे आपने लिखा टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, तो ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप टी इक्वल टू स्क्वायर रूट एल अपॉन जी लिख दीजिए तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो कांस्टेंट यूज करना चाहिए था 2 पाई वो आपने नहीं यूज किया। तो जब भी किसी इक्वेशन में जो प्रॉपर कांस्टेंट यूज करना चाहिए वो भी आपने यूज किया हो और प्लस LHS RHS दोनों तरफ की डायमेंशन भी करेक्ट हो तो हम कहते हैं वो फिजिकली करेक्ट है। लेकिन अगर केवल डायमेंशन LHS RHS की करेक्ट हो लेकिन प्रॉपर कांस्टेंट ना उसमें अप्लाई किया गया हो तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं होगा। यहाँ हम बात करेंगे डायमेंशनली करेक्ट होने की। चलो देखें कि ये जो एप्लीकेशन है किन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उस कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। कॉन्सेप्ट में है अ फिजिकल equation will be dimensionally correct if the dimension of all the terms occurring on both sides of the equation are same. This is called principle of homogeneity of the dimension. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको दे दिया जाए, कोई भी रिलेशन दे दिया जाए, हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, सपोज कर लो आपको दे दिया गया यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसमें RHS ये है, LHS ये है। RHS में दो टर्म है, एक यू टी है और एक हाफ ए टी स्क्वायर है। यहाँ हाफ की कोई डायमेंशन तो होती नहीं, वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है। यहाँ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी, यू टी की होगी, यस की होगी। तो इस इक्वेशन में RHS में टू टर्म है, यू टी है और ए टी स्क्वायर है। LHS में केवल एक ही टर्म है, यस है। तो जो डायमेंशन यू टी की हो वही ए टी स्क्वायर की हो और जो यू टी की डायमेंशन हो वही यस की हो, जो ए टी स्क्वायर की हो वही यस की हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया हो तो उसमें RHS और LHS में जितने भी टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 टर्म है, RHS में 2 टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म हो गया, ये 2 टर्म है। LHS में केवल एक ही टर्म है। तो सभी टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जो डायमेंशन यू टी की होगी वही डायमेंशन यस की होगी, वही ए टी स्क्वायर की होगी। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है। और इस बात को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं बच्चों?
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है। तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप लिखेंगे कि जब भी कोई फिजिकल रिलेशन या इक्वेशन लिखा हो और वो डायमेंशनली करेक्ट हो तो उसमें जितने भी टर्म्स होते हैं एलएचएस आरएचएस में, सारे टर्म्स की आपस में डायमेंशन सेम होती है। मींस जो टर्म आपस में प्लस माइनस या डिवाइड के द्वारा रिलेटेड हैं आपस में, उनमें हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होती है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप लोग इसकी डिफिनेशन राइट करिए। A physical equation will be dimensionally correct if the dimension of all the terms occurring on the both sides of the equations are same। मतलब क्या हुआ? कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब उसमें दोनों साइड में एलएचएस में आरएचएस में जितने भी टर्म्स आए हैं सबकी डायमेंशन आपस में क्या हो? सेम हो। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस पर ये एप्लीकेशन बेस्ड है। दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आप जरा बड़े ध्यान से सुनेंगे। दूसरा है मेमोरी पॉइंट में मैंने दिया है। पहला पॉइंट तो हमने कॉन्सेप्ट में दिया है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, दूसरा मेमोरी पॉइंट में दिया है। अब ये मेमोरी पॉइंट क्या है ये सुन लीजिए। Only the physical quantity of the same dimension, same nature and same dimension can be added, subtracted and compared। ये बड़ा important point है। Only the physical quantity of the same nature and same dimension can be added and subtracted and compared। मतलब क्या हुआ कि वह क्वांटिटी जो कि सेम नेचर की हो। सेम नेचर का मतलब हो गया, मान लीजिए एक क्वांटिटी फोर्स है तो दूसरी भी फोर्स हो, एक वेलोसिटी है तो दूसरी भी वेलोसिटी हो, एक मोमेंटम है तो दूसरी भी मोमेंटम हो, एक एनर्जी है तो दूसरी भी एनर्जी हो। तो अगर आपके पास दो क्वांटिटी है, मान लो एक क्वांटिटी ये ए है, एक क्वांटिटी ये बी है, अगर इन दोनों क्वांटिटी, एक क्वांटिटी ये ए है, एक क्वांटिटी ये बी है, अगर इन दोनों का नेचर सेम होगा, मीन्स ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, ये भी एनर्जी है ये भी एनर्जी है, तभी आप इनको ऐड कर पाएंगे, तभी इनको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तभी इनको आप कंपेयर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आप फोर्स को फोर्स से कंपेयर कर सकते हैं, फोर्स को टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप वेलोसिटी को वेलोसिटी से कंपेयर कर सकते हैं, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। आप जो है टाइम को टाइम से कंपेयर कर सकते हैं, टाइम को एनर्जी से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो जब भी दो क्वांटिटी को ऐड करना है बच्चों, तो दो बात बहुत ध्यान रखना कि क्या दोनों क्वांटिटी सेम नेचर की हैं, सेम काइंड की हैं, क्या दोनों की दोनों वेलोसिटी हैं, या दोनों की दोनों फील्ड हैं, या दोनों की दोनों फोर्स हैं, या दोनों की दोनों टाइम हैं। अगर वो सेम नेचर की हैं और सेम डायमेंशन की हैं, नेचर का सेम होना बहुत जरूरी है, सेम नेचर और सेम डायमेंशन की होंगी, तभी आप उनको ऐड कर पाओगे, तभी आप उनको सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, तभी आप उनको कंपेयर कर पाओगे, तभी आप उनको कंपेयर कर पाओगे, तभी उनको कंपेयर कर पाओगे, नहीं तो ऐसा नहीं कर पाओगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ओनली द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड कंपेयर्ड। Example, velocity can be added to the velocity, not to the force। मीन्स वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड कर सकते हैं। आपसे कहा जाए 2 मीटर पर सेकंड प्लस 3 मीटर पर सेकंड, तो आप 5 मीटर पर सेकंड बोल दोगे। लेकिन आपसे कहा जाए 2 मीटर पर सेकंड प्लस 5 न्यूटन, तो क्या कोई रिजल्ट लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। आपसे कहा जाए 2 सेकंड इंटू 3 सेकंड, 2 सेकंड माइनस 3 सेकंड, तो -1 सेकंड लिख दोगे। लेकिन आपसे कहा जाए 2 सेकंड माइनस 2 न्यूटन, तो क्या कोई रिजल्ट लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर एक ही तरह की, एक ही नेचर की,
एक ही काइंड की, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हैं तो उनको आप ऐड कर पाओगे, सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, कंपेयर कर पाओगे, ठीक ना। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट और कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो देखिए, फोर्स कैन बी एडेड टू द फोर्स और कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फोर्स। फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हैं या फोर्स को फोर्स से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगला है, दस इफ ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ए ले लिया, एक बी ले लिया, ऑफ द सेम डायमेंशन, इनकी डायमेंशन सेम है, सेम नेचर, ये दोनों बातें सेम होना जरूरी है। सेम नेचर, देन ए प्लस बी किया जा सकता है, ए माइनस बी किया जा सकता है, ए इज ग्रेटर देन बी या ए इज लेस देन बी, ये सब बातें की जा सकती हैं, अदरवाइज नहीं की जा सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि ए और बी अगर दो फिजिकल क्वांटिटी हों, दोनों सेम नेचर की हो या सेम डायमेंशन की हो, सेम नेचर और सेम डायमेंशन की हो, तभी उनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। आप वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से कंपेयर नहीं कर सकते हो, आप वेलोसिटी को वेलोसिटी से कंपेयर करोगे, ये बात हो गई। अब अगला पॉइंट इसका क्या हो गया, ये आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम सीख लेते हैं, ये आपको एक गुरुमंत्र की तरह काम करेगा। देखिए, सेकंड पॉइंट है, इफ ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट नेचर। क्या है, डिफरेंट नेचर की है। मीन्स हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ए ले लिया, एक फिजिकल क्वांटिटी बी ले लिया, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है। नेचर का मतलब हो सकता हो ए हमारा मास हो, बी हमारी वेलोसिटी हो सकता हो ए हमारा फोर्स हो, बी हमारा एक्सेलरेशन हो, तो दोनों अलग अलग नेचर के हैं, सेम नेचर के नहीं हैं। तो देखिए, ए क्रॉस बी इज पॉसिबल, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मीन्स अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट नेचर की हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ए इंटू बी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज कर लो हमने ए ले लिया मास, बी ले लिया एक्सेलरेशन। अब ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं ना, एक मास है एक एक्सेलरेशन है ना, तो अलग नेचर की हो गई ना, अलग डिफरेंट काइंड नेचर की हो गई ना। लेकिन देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करोगे यम इंटू ए, तो एक नई क्वांटिटी मिल जाएगी फोर्स। तो इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है ना, यह बराबर यम ए होता है। एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एक हम मास ले लें, एक वेलोसिटी ले लें, दोनों देखिए अलग अलग नेचर के हैं ना। ए क्वांटिटी हमने मास ले लिया, बी हमने वेलोसिटी ले लिया, दोनों डिफरेंट नेचर के हैं ना, दोनों के डायमेंशन अलग अलग है ना, दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए इंटू बी करोगे तो मास इंटू वेलोसिटी आ जाएगी ना, मोमेंटम मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो डिफरेंट नेचर की फिजिकल क्वांटिटी हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और उनका डिवीजन भी पॉसिबल है, उनको डिवाइड भी किया जा सकता है। ए अपॉन बी या ए डिवाइडेड बी भी किया जा सकता है। एग्जांपल ले लीजिए, ए को सपोज कल हमने वर्क ले लिया, बी को टाइम ले लिया, तो वर्क अपॉन टाइम क्या आ जाएगा, पावर। तो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, तो ए अपॉन बी पॉसिबल है ना। सपोज कर लो ए को हमने फोर्स ले लिया और बी को मास ले लिया, तो फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, तो डिवीजन पॉसिबल है ना। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी हैं लेकिन वो डिफरेंट नेचर की हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिवीजन भी पॉसिबल है, लेकिन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हम जो है मास को एक्सेलरेशन के साथ नहीं ऐड कर सकते, मास में से एक्सेलरेशन नहीं माइनस कर सकते, मास को एक्सेलरेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, मास को एक्सेलरेशन से नहीं कम ज्यादा कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट नेचर की हैं तो उनको डिवाइड करना, उनको मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल है, लेकिन उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उनको कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। अगला, इफ ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम डायमेंशन। ए और बी दो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन तो सेम है लेकिन नेचर सेम नहीं है।
डायमेंशन सेम होता है, एक ही डायमेंशन के हैं लेकिन है वो अलग अलग क्वांटिटी, तो a प्लस बी नहीं पॉसिबल है, a माइनस बी नहीं पॉसिबल है। हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए आपने फोर्स कांस्टेंट ले लिया। अब फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन है, फोर्स कांस्टेंट आपने ले लिया, फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन होती है mt-2, ये होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं k इक्वल टू एफ अपान एक्स से। और आपने सरफेस टेंशन ले लिया, सरफेस टेंशन ले लिया, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, इसकी भी डायमेंशन होती है mt-2। अब देखिए दोनों की डायमेंशन सेम है, mt-2 लेकिन ये दोनों का नेचर अलग अलग है। ये फोर्स कांस्टेंट है, ये आपका सरफेस टेंशन है, तो आप सरफेस टेंशन में फोर्स कांस्टेंट को नहीं ऐड कर सकते हो, ना सरफेस टेंशन में से फोर्स कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन सेम है लेकिन नेचर अलग अलग है, तो उनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो तो नेचर भी सेम हो। एग्जाम्पल दीजिए, वर्क की डायमेंशन होती है ml²t-2, टार्क की डायमेंशन होती है ml²t-2, एनर्जी की डायमेंशन होती है ml²t-2, हीट की डायमेंशन होती है ml²t-2, काइनेटिक एनर्जी की होती है ml²t-2, पोटेंशियल एनर्जी की होती है ml²t-2। इन सब की डायमेंशन सेम है, लेकिन क्या ये सेम क्वांटिटी है? नहीं, अलग है। हीट अलग है और टार्क अलग है। तो जरूरी नहीं है कि अगर डायमेंशन सेम हो तो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो, उनका नेचर सेम हो भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि डायमेंशन सेम होने पर नेचर का सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, नेचर सेम है तो उनकी डायमेंशन सेम होगी। अगर वेलोसिटी है तो चाहे जिस टाइप की वेलोसिटी होगी उसकी डायमेंशन सेम होगी। तो अगर टू फिजिकल क्वांटिटी का नेचर सेम है तो डायमेंशन 100% सेम होगी, लेकिन अगर डायमेंशन सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो सेम नेचर की हो, ठीक ना। एग्जांपल अभी हमने बताया कि फोर्स कांस्टेंट और सरफेस टेंशन दोनों की डायमेंशन सेम है लेकिन दोनों सेम नेचर की नहीं है, अलग अलग है। ये बात आपको ध्यान रखना। अब इस पर एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज कर लो एक इक्वेशन दे दिया गया आपको, P प्लस a/v² v माइनस बी इक्वल टू RT, P प्लस a/v² v माइनस बी इक्वल टू RT। ये एक इक्वेशन दिया गया है, इसको हम बोलते हैं वांडर वाल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं वांडर वाल गैस इक्वेशन, ये बोलते हैं वांडर वाल गैस इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ आपसे कहा जाए स्मॉल a की डायमेंशन, स्मॉल b की डायमेंशन बताओ, स्मॉल a की यूनिट बताओ, स्मॉल b की यूनिट बताओ। तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके पहले वाली कॉन्सेप्ट का, कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये हम अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बता चुके हैं। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। यहाँ पर P क्या है? प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है, R क्या है? गैस कांस्टेंट है, T क्या है? टेम्परेचर है। अब आप देखिए वॉल्यूम के साथ स्मॉल b को माइनस किया गया है ना, और आपको पता है कि सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना। इसका मतलब जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी, जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी। और ये क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या होती है? एल क्यूब। तो स्मॉल बी की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल क्यूब। स्मॉल बी की भी यूनिट क्या हो जाएगी? एल क्यूब हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ देखिए, यहाँ a/b² को p के साथ ऐड किया गया है, इसका मतलब a/b² की वही डायमेंशन होगी जो p की होगी, a/b² की वही डायमेंशन होगी जो p की होगी। तो अब p क्या है? प्रेशर। तो a/b² की भी यूनिट जो है प्रेशर की यूनिट होगी, a/b² की डायमेंशन भी जो है प्रेशर की डायमेंशन होगी। तो इस कॉन्सेप्ट से हम एक ही यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो मीन्स ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेम डायमेंशन और सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक ना। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करने के लिए देखिए, अब आपसे कहा जाए कि यहाँ a और b की यूनिट बताओ, a और b की डायमेंशन बताओ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में और आपके कंपटीशन में, IIT में, मेडिकल में मोस्टली ये पूछा जाता है।
तो आपको स्मॉल ए की यूनिट बतानी है, स्मॉल ए की डायमेंशन बतानी है। देखिए क्या होगी। इस पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बच्चों कि सेम नेचर और सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इस पर एक एग्जाम्पल ले लें। देखिए ये बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है जो आपके एकेडमिक में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी आता है। क्या है? P प्लस ए अपान वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। P प्लस ए अपान वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसको बोलते हैं वांडर वाल गैस इक्वेशन। वांडर वाल गैस इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। अब हमें यहाँ पर A और B की यूनिट निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। A और B की यूनिट निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। चलिए देखिए इसमें अब उसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करने चल रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर एंड सेम डायमेंशन कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। मीन्स अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर और सेम डायमेंशन की हो तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर v के साथ b को सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसका मतलब स्मॉल b की वही यूनिट होगी जो कैपिटल V की होगी, स्मॉल b की वही डायमेंशन होगी जो इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि सेम डायमेंशन और सेम यूनिट की ही क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये वॉल्यूम है तो देखिए v का वॉल्यूम इक्वल टू b का वॉल्यूम। ये v वॉल्यूम है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी L क्यूब, तो B की भी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L क्यूब। इसकी यूनिट वही होगी जो वॉल्यूम की होगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। तो स्मॉल b की यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। स्मॉल b की डायमेंशन क्या हो गई? L क्यूब। इसको आपको मेमोराइज कर लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप पर। देखिए a अपान वी स्क्वायर को किसके साथ ऐड किया गया है? P के साथ। P क्या है? प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ कि a अपान वी स्क्वायर की वही डायमेंशन होगी जो P की डायमेंशन होगी। तो a अपान वी स्क्वायर की वही डायमेंशन होगी जो P की डायमेंशन होगी। ये यहाँ अपान में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी? P की डायमेंशन इंटू वी स्क्वायर की डायमेंशन। तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी? P क्या है? प्रेशर। अब प्रेशर की देखिए, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2, एरिया L स्क्वायर, तो ml माइनस 1 t माइनस 2। ये हो गई आपकी प्रेशर की डायमेंशन। वॉल्यूम v स्क्वायर है, वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब है, L क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2, ये L टू द पावर 6 आ जाएगा, 6 में से माइनस 1 निकल जाएगा, ml 5 t माइनस 2, ml 5 t माइनस 2। ये तो डायमेंशन आ गई किसकी? स्मॉल ए की। क्या आ गई? स्मॉल ए की डायमेंशन। अब इसके यूनिट की बात करिए। m क्या है? मास। यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। l क्या है? डिस्टेंस। यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। मीटर टू द पावर 5, मीटर टू द पावर 5। टी क्या है? सेकंड। सेकंड माइनस 2। ये स्मॉल ए की यूनिट हो गई और ये स्मॉल ए की डायमेंशन हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपने देखा इसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया कि सेम डायमेंशन सेम नेचर की ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके, इस कॉन्सेप्ट। अब आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन कर दिया योर स्टेप में। क्या योर स्टेप मतलब? इसको आपको करना है, अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में करना है, ये चेक करने के लिए कि क्या जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताई क्या वो आपको समझ में आ गई। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं इसका तो मेरी बताई गई कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गई, मैं जीत गया। और फिर आप फिजिक्स जीनियस चैनल बाय डॉक्टर यूके मिश्रा पर जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर देंगे। किस खुशी में? इस खुशी में कि मेरी बताई हुई एक कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो मैं पास हो गया। तो देखिए ये है v इक्वल टू ए टी प्लस स्मॉल b अपान टी प्लस सी। ये आपको यहाँ a b c की डायमेंशन निकालनी है। यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम।
आपको ए बी सी की डायमेंशन निकालनी है। वी क्या है? वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। अब इसमें आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि टी की वही डायमेंशन होगी जो सी की होगी। टी क्या है आपका? टाइम, तो सी की भी डायमेंशन टाइम की होगी। सी की यूनिट वही होगी जो टी की होगी। अब अगली बात, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी इक्वेशन लिखा हो तो उसमें जितने भी टर्म हों उनकी आपस में डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो जो ए टी की डायमेंशन होगी वही वी की डायमेंशन होगी। वी क्या है? वेलोसिटी। तो टी ए की डायमेंशन क्या होगी? वी अपॉन टी की डायमेंशन हो जाएगी। तो यहाँ से ए की डायमेंशन निकल आएगी। अब आपको टी की भी सी की भी पता लग गई। अब नेक्स्ट देखिए, बी अपान टी प्लस सी की वही डायमेंशन होगी जो वी की डायमेंशन होगी। तो यहाँ से बी अपान यहाँ सी की डायमेंशन पुट कर देंगे तो ये यहाँ से बी की डायमेंशन निकल आएगी। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका योर स्टेप हो जाएगा। पता लग जाएगा कि हमारे स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट को कितना मास्टरी कर लिया। ओके, अब हम लौटते हैं कि जो हम एप्लीकेशन पर चल रहे थे कि डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड यूज है कि हम एक गिवन रिलेशन की करेक्टनेस को चेक कर लें कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए,